चलो, तो जैसा कि ये दो महाशय लोग दिख रहे हैं, एक कौन है? न्यूटन जी, और दूसरे कौन है? कूलम जी। दोनों एक दूसरे का नकल मार रहे हैं। कौन किसका नकल मार रहा है? देखो, कूलम जी नकल मार रहे हैं किसके? न्यूटन जी के। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं वो मैं अब समझाने वाला हूं, ठीक है? मतलब जैसा कि आपने पढ़ा है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आपने क्या पढ़ा था? मैं अगर याद दिला दूं, थोड़ी सी कुछ बातें कर लूं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है? इसको ट्वेल्थ कर। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता था? शायद याद होगा कि दुनिया में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों का कुछ ना कुछ क्या होगा? मास होगा, और इनके बीच कुछ ना कुछ क्या होगी? दूरी होगी। कोई भी दो ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। दुनिया में कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं। कैसा फोर्स? अट्रैक्टिव फोर्स। न्यूटन जी यही बोले थे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम दीवार को अट्रैक्ट कर, दीवार हमें अट्रैक्ट कर रहा है। और वो फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा था? याद होगा, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, एंड दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। जैसे इन दोनों इक्वेशन को आपने कंबाइन किया था तो आपको मिला था m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। प्रपोर्शन का साइन हटाया तो आपको क्या मिला? एक कांस्टेंट मिला g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। ऐसा कुछ मिला था क्या? याद है कुछ कुछ? यस। तो ये बात किसने बताई? न्यूटन जी ने बताई। जब ये न्यूटन जी इसका आविष्कार कर रहे थे तो उनके बालकनी से झांक करके कूलम जी ने देखा कि न्यूटन वहां क्या कर रहा है। देखो देखो देखो, जैसे झांक के देख रहा ना, अच्छा क्या लिख रहे थे, देखे तो, है ना? तो क्या पाया इन्होंने? इन्होंने कहा जब तुम आविष्कार कर सकते हो तो हम भी कुछ ना कुछ आविष्कार कर सकते हैं। सो इन्होंने क्या किया? इन्होंने दो चार्ज लिया। क्या लिया? दो चार्ज, पॉइंट चार्ज लिया, Q1, और दूसरा चार्ज का नाम ले लिया Q2। इनके बीच की दूरी भी क्या हो गई? R। ध्यान से सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। दो चार्ज लिया, इन्होंने दो मास लिया था, इन्होंने भी दूरी R रखा, इन्होंने भी दूरी R रखा। क्या पाया इन्होंने? क्या पाया इन्होंने? पाया इन दो चार्ज के बीच में फिर से फोर्स लग रहा है। इन दो चार्ज के बीच में फिर से फोर्स लग रहा है, लेकिन अब ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों फोर्स अट्रैक्टिव हो। यहां पे तो हमेशा कंफर्म था कि फोर्स कैसा लगेगा? अट्रैक्टिव। लेकिन यहां पर फोर्स का नेचर चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ चार्ज। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव होगा तो रिपल्सिव, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो क्या होगा? अट्रैक्टिव। मतलब सिंपल सी बात, यहां फोर्स तो लग रही है, चाहे अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। वो फोर्स किस पे डिपेंड करेगा? दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस। जैसे यहां पे था, ये फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा था? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। और यहां पे फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। अच्छा, पहला इक्वेशन हो गया। दैट फोर्स इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, जैसा यहां था। इसको इक्वेशन नंबर हमने क्या मान लिया? सेकंड। इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करो, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा मुझे? क्या मिला बच्चों, जल्दी बताओ। मिलेगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। कोई तकलीफ? यस नो? तकलीफ होगी अभी। प्रपोर्शन का साइन हटाते हैं, एक कांस्टेंट आएगा जिसका नाम क्या होगा बच्चों? K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। चलो, न्यूटन ने क्या किया था? अब फिर से बात करते हैं न्यूटन जी की, अब फिर से बात करेंगे कूलम जी की, दोनों लोग की। न्यूटन जी ने क्या किया? ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ये दो मास लिया और इनके बीच में अभी एयर एज अ मीडियम था, मान लो, तो पाया इनके बीच में जो फोर्स लगा वो 10 न्यूटन का लगा।
अब एयर के बजाय इसके बीच इन्हीं दोनों ऑब्जेक्ट को उठाया, पानी के अंदर डाल दिया, मतलब दोनों का मास सेम था, दोनों का डिस्टेंस सेम था, इनके बीच में कोई मीडियम ला दिया, पानी ला दिया, पेपर ला दिया, कुछ भी ला दिया, इन दोनों के बीच में रख दिया, तो देखा क्या कि इनके फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा, स्टिल 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा था। इसी वजह से न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहा जाता है। यूनिवर्सल का मतलब यूनिवर्स के किसी भी कोने में चले जाओ, अगर मास दोनों का सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो फोर्स हमेशा सेम लगेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन कूलम्स लॉ को कभी भी यूनिवर्सल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं कहा गया। क्यों? क्योंकि इसके बीच में अभी एयर एज अ मीडियम है, तो फोर्स मान लो 10 न्यूटन लग रहा है, इसी को उठा के किसी दूसरे मीडियम में डाल दोगे, फोर्स चेंज हो जाएगा तुरंत, हो सकता है वो घट करके 5 न्यूटन हो जाए। इसी वजह से इसको यूनिवर्सल लॉ नहीं बोला गया। पहली बात कॉन्सेप्ट याद रखना, क्लियर? इसको यूनिवर्सल लॉ क्यों बोला गया? कि दुनिया के ब्रह्मांड के किसी भी कॉर्नर में लेके दो ऑब्जेक्ट को चले जाओ, अगर दोनों का मास सेम है, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, तो इनके बीच में फोर्स भी हमेशा क्या लगेगा? सेम लगेगा। बट यहां पर ऐसा नहीं होता है, यहां पे चार्ज सेम रहेगा, डिस्टेंस सेम रहेगा, लेकिन इनके बीच का मीडियम अगर चेंज हुआ ना, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब दिमाग खनका किसका? कूलम जी का। भाई यहां तक तो हमने काम कर दिया, लेकिन अब दूसरे मीडियम पे रखते इसका फोर्स हो रहा है, चेंज हो जा रहा है, इसका मतलब किसी और चीज पे डिपेंड कर रहा है पक्का, तभी इस फोर्स चेंज हो रहा है। तब उन्होंने क्या किया? इस कांस्टेंट को और तोड़ा। इस कांस्टेंट को क्या किया? और तोड़ा। कैसे तोड़ा? चलो तोड़ा तोड़ी करते हैं, इसको मिटा देते हैं थोड़ा, ठीक है? न्यूटन का काम खत्म, न्यूटन जी का काम खत्म। तब इन्होंने क्या किया? इस कांस्टेंट को फर्दर तोड़ा और क्या पाया? F इज इक्वल टू, इस k को तोड़ोगे तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। इस k को तोड़ा तो फिर क्या था? Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं, पहली बात याद रखना, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस और वैक्यूम, और वैक्यूम। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात? परमिटिविटी का मतलब क्या होता है? अब वो मीडियम परमिशन देगा, कितना फोर्स तुम लगा सकते हो वो डिपेंड करेगा इस एप्सिलॉन से। वो मीडियम अगर बहुत तगड़ा होगा तो कहेगा तुम कम फोर्स लगाओ, वो मीडियम बहुत स्ट्रांग होगा तो कहेगा तुम मत लगाओ फोर्स, आगे फोर्स लगने ही नहीं देंगे। ठीक है, मोटी मोटा बात। तो ये भी आपके पास एक फॉर्मूला बना। लेकिन अब मैं आपको बोलूं, अब मैं बोलूं कि इनके बीच में अभी क्या था बच्चों, जल्दी बताओ? एयर था। अब मैं हटा दूं एयर, हटा करके इसकी जगह कोई दूसरा मीडियम डाल दूं, तो फॉर्मूले में क्या चेंज होगा? तो ये चेंज होगा, इस एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन हो जाएगा। मतलब क्या सर, आपकी बात एकदम नहीं समझ में आ रही, फिर से समझो। कूलम जी ने कहा, न्यूटन जी को भूल जाओ, कूलम जी ने बोला दुनिया में कोई भी दो अगर चार्जेस रखे गए उनके बीच में फोर्स लगेगा, लेकिन मीडियम चेंज होते हैं, उनके बीच में जो मीडियम है अगर वो चेंज होगा तो उनके बीच का फोर्स भी क्या होगा? चेंज होगा। क्लियर? अच्छा, दैट फोर्स तो बेसिक चीज पे डिपेंड कर ही रहा था, लेकिन किसी और भी चीज पे डिपेंड कर रहा है, जिसके वजह से मीडियम चेंज होते ही उसकी फोर्स भी क्या हो रही है? चेंज कर रही है। तो इसका मतलब एक और बात ध्यान से सुनना, जो जरूरी बात, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, दो वर्ड बार बार हम यूज करेंगे पूरे फिजिक्स में जब तक पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। दो वर्ड होगा, एक जब भी हम नॉट लगा दे, नॉट लगा दे इसका मतलब ये कहां पर रखा गया होगा? फ्री स्पेस में या वैक्यूम में। अगर नॉट नहीं लगाते हैं तो ये कहां रखा गया होगा? इन दोनों को छोड़ करके किसी अदर मीडियम में। बात समझिए, अगर नॉट लगाया हूं तो इसको क्या बोलेंगे? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। अगर नॉट नहीं लगाए तो इसका मतलब क्या होगा? परमिटिविटी ऑफ मीडियम अदर देन फ्री स्पेस और वैक्यूम। बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लो, ये उड़ा ना तो पूरी उड़ जाएगा चैप्टर। ये नॉट कब लगेगा? अगर हम F लिखे और F नॉट लिखे, इसका मतलब समझ रहे हो? F नॉट का मतलब दो चार्ज के बीच में एयर एज अ मीडियम है, या फ्री स्पेस है, या वैक्यूम है। अगर F हो इसका मतलब क्या है?
दो चार्ज के बीच में मीडियम है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं इन दो चार्ज के बीच में क्या है, एयर है, तो यहां क्या होना चाहिए, F0 होना चाहिए। समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, क्लियर हो गया। यहां पे भी क्या हो गया, F0। नॉट लगने का मतलब इन दो चार्ज के बीच में क्या है, एयर एज अ मीडियम है, या फ्री स्पेस है, या वैक्यूम है। अब देखो ध्यान से, अब अगर मैं बोलूं इफ देयर इज a medium other than free space और वैक्यूम, मतलब अगर दो चार्ज के बीच में क्या हो जाए, कोई दूसरा मीडियम आ जाए, किसके अलावा, स्पेस और फ्री स्पेस और वैक्यूम ना हो उनके बीच में, इसके अलावा कोई दूसरा मीडियम आ जाए, पेपर आ जाए, माइका आ जाए, कोई भी चीज आ जाए, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तब फॉर्मूला ये F बराबर हो जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन, समझ में आ रहा है, इनटू Q1 Q2 अपॉन में R²। ये बात हमारी समझ में आई कि नहीं आपको। एप्सिलॉन का मतलब क्या होगा, जल्दी बताओ तो, देखिए तो कोई बच्चा बता देगा क्या, एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, हाँ, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, बात समझ में आ गई। अगर नॉट लगा होता तो क्या होता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एनी डाउट, एनी दिक्कत, नो डाउट, नो दिक्कत, क्लियर यहां पर। अच्छा, तो कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे हम लोग, कोई बच्चा बताएगा, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। अब देखो कूलम्स लॉ बड़ी बेचार बहुत शरीफ इंसान थे, और मैं उनकी बातें बताता हूं जो बहुत लोग को नहीं पता होती है। पहली बात, जब स्टेटमेंट लिखोगे ना तो याद रखना, कूलम्स लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, पॉइंट चार्ज के लिए कूलम्स लॉ एप्लीकेबल है, समझ में आ गया। दूसरा एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत लोग को नहीं पता होता ये, कि कूलम्स लॉ अगर ये दोनों चार्ज मोशन में हो जाएंगे तो कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, अगर दोनों चार्ज रेस्ट में है तो कूलम्स लॉ एप्लीकेबल होगा, अगर दोनों में से कोई एक मोशन में आ गया तो भी कूलम्स लॉ एप्लीकेबल होगा। मतलब एटलीस्ट एक चार्ज क्या होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए, एक अगर रुका है बाकी घूमते रहो तो कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, क्या वहां कूलम्स लॉ अप्लाई होगा, यस सर, है कि नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस तो रुका हुआ है, इलेक्ट्रॉन ना घूम रहा है, घूमने दो, एक रेस्ट में है, बाकी भले ही मोशन में रहे, कोई टेंशन नहीं लेना है, वहां पे कूलम्स लॉ अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया, यस नो। तो कूलम्स लॉ का दो बेसिक इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, कूलम्स लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज, एंड वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड कंडीशन है, एटलीस्ट वन चार्ज शुड बी एट रेस्ट पोजीशन, कम से कम एक चार्ज रेस्ट में होना चाहिए, तभी कूलम्स लॉ अप्लाई होगा। कोई तकलीफ, यस नो। अगर पूछ दे बोर्ड एग्जाम में, स्टेट द लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ कहां अप्लाई नहीं होगा, when charge is in motion, when both charge is in motion then Coulomb's law is not applicable, है कि नहीं। तो ऐसे आप बता सकते हैं लिमिटेशंस वगैरह, क्लियर। तो अब इसमें भी और हम लोग घुसेंगे, अभी तो हम लोग घुसे एंट्री किए हैं, अभी इसमें और गहराई में हम लोग चलेंगे अभी। तो फिलहाल अभी नोट करते हैं, हेडिंग लिखिएगा कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ, लिखा जाए, according to Coulomb's law, according to Coulomb's law, the force between 2 point charges, the force between 2 point charges according to Coulomb's law, the force between 2 point charges is directly proportional to the product of
is directly proportional to the product of magnitude of two charges and inversely proportional to square of distance between their centers. ठीक है, ये नोट करिए फिगर बना के यहां से यहां तक, फिर आगे बताते हैं। फटाफट नोट करिए। अब देखो बेटा, मैं बोलूं कि इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, तो एप्सिलॉन नॉट से पहले अगर हम बात करें, ये जो k है, इस k को तोड़ा गया था किसमें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, पहले नोट में कुछ चीजें लिखने चलते हैं। नोट में इस k की जो वैल्यू होगी, ये स्मॉल लेटर में k होता है, इस k की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही तो था, इसी की जगह k लिखा गया था ना। इसकी वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहां जो सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन नॉट दिखाई दे रहा है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12। यूनिट कैसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान समझते हैं। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। इस एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालें, इसको ऊपर ले जाओ और F को नीचे लेते आओ, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई F इंटू R स्क्वायर। तो ऊपर क्या हो गया बच्चों, देखो कूलम इंटू कूलम क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर। नीचे है फोर्स का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन, आर की यूनिट क्या होगी, मीटर, तो नीचे हो जाएगा मीटर स्क्वायर। सब ऊपर गया तो क्या मिलेगा, कूलम स्क्वायर, ये ऊपर गया पर न्यूटन, ये भी ऊपर गया पर मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या, यस नो, यस सर, सबको आया, नोट करो फटाक से, नोट करो नोट करो। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी, है ना, तो एप्सिलॉन की वैल्यू डिपेंड करती है मीडियम पर, किस मीडियम में रखा गया है। अब उसको निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी जो मैं आगे बताने वाला हूं, ठीक है। चलो देखा जाए, तो आगे हमें जरूरत पड़ेगी एक फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम कैपिटल K से रिप्रेजेंट करेंगे, या इसको एक और नाम देते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हम एप्सिलॉन R से रिप्रेजेंट करते हैं। चाहे इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलें या रिलेटिव परमिटिविटी बोलें। क्या होता है, बहुत सिंपल है, K इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन क्या है जल्दी बताओ, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, है ना, नॉट लगेगा तभी तो फ्री स्पेस होगा, और ये क्या होगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इन्हीं के रेशियो को क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। लिखो मत, लिखने के लिए मौका देंगे बेटा, घबराओ नहीं। इसमें एक फॉर्मूला और आता है, उसी फॉर्मूले पे ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। फॉर्मूला कैसे बनता है मैं वो भी बताता हूं आपको। अब अगर मैं बोलूं दो चार्ज के बीच में एयर एज अ मीडियम हो तो फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी बताओ। व्हेन एयर इज इन बिटवीन
द टू चार्ज। तो फॉर्मूला क्या होगा जल्दी बताओ बच्चों। एफ नॉट हो जाएगा इज इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा इक्वेशन नंबर इसको बोल लेते हैं 1। अब अगर इन दो चार्ज के बीच में एयर के अलावा कोई अदर मीडियम हो जाए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। when any other medium is placed in between two charges तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा जल्दी बताओ बच्चों। F इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन के एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में क्या हो गया आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर क्या बोलते हैं 2। दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट। ध्यान से सुनिएगा क्या मिलेगा। दोनों को डिवाइड करते हैं। डिवाइड क्या जाए तो मिलेगा ऊपर था एफ नॉट और नीचे क्या था एफ नॉट की वैल्यू क्या थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एफ की वैल्यू क्या थी जल्दी बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या कटेगा जल्दी बताओ। ये से ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ये यहां मल्टीप्लाई होता और सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा। क्या मिलेगा एफ नॉट अपॉन में एफ इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और हमें बताओ एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होता है के होता है। मतलब ये हो जाएगा के। सर ये है क्या एक्चुअली, इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। सिंपल सी बात, एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज दैट एक कोई मीडियम है दो चार्ज के बीच में इंसर्ट कर दिया जा रहा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लेते हैं 5 है। ठीक, मेरी बात समझिएगा। मैंने बताया था ना अगर इन दो चार्ज के बीच में एयर एज अ मीडियम होगा तो फोर्स ज्यादा होगा। एयर के अलावा अगर कोई दूसरा मीडियम रख देते हैं तो फोर्स क्या हो जाता है कम हो जाता है। कैसे कम होता है वो अगर क्वेश्चन आता तो आप ऐसे निकालेंगे। तो लेट अस सपोज दैट ये दो चार्जेस था, इनके बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया। डाइलेक्ट्रिक का मतलब समझते हो क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो तो नहीं करती है लेकिन इंड्यूस जरूर हो जाती है। इंड्यूस का मतलब उसके ऊपर चार्ज आ जाते हैं लेकिन फ्लो नहीं करती, जैसे पेपर। ठीक है, दो चार्ज के बीच में पेपर लगा दो बहुत काम करेगा बच्चे, है ना। दो चार्ज के बीच में प्लास्टिक लगा दो, माइका लगा दो, चेंज हो जाएगा फोर्स का नेचर। अब क्या होगा तो लेट अस सपोज दैट एक कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 5। तो बताओ नया फोर्स मतलब उस डाइलेक्ट्रिक के डालते ही उसकी फोर्स पे कितना फर्क पड़ेगा। अब मान लेते हैं एयर में इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो 10 न्यूटन का लग रहा है। चलो इनके बीच में अभी एयर था, इसमें फोर्स कितना लग रहा है 10 न्यूटन लग रहा है। एफ नॉट की वैल्यू बोल रहे 10 न्यूटन। तो बताओ अब अगर इन दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस सेम हमने रखा है आर यहां था लेकिन यहां पे हमने क्या रख दिया एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 5। अब नया फोर्स कितना होगा, अब एफ कितना होगा। तब हमें जरूरत पड़ेगी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला फॉर्मूले की, इसकी K इज इक्वल टू क्या है बच्चों जल्दी बताओ एफ नॉट अपॉन में एफ। देख सकते हैं क्या K इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन में एफ। K की वैल्यू कितनी है 5, एफ नॉट की वैल्यू कितनी है 10, एफ की वैल्यू कितनी है पता लगाना है। एफ इज इक्वल टू क्या हो गया 10/, ये ऊपर गया ये नीचे आ जाएगा 5, काट दिया। सिर्फ कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है देखो 2 न्यूटन। कम हो गया कि नहीं हो गया। इसका मतलब इन दो चार्जेस के बीच में जैसे ही अगर कोई आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हो फोर्स क्या हो जाता है कम हो जाता है। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है।
कि क्या फर्क पड़ेगा अगर हम दो चार्जेस के बीच में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दें, उनके फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो फोर्स पे जो फर्क पड़ेगा वो कितने टाइम्स कम हो जाएगा। जो नया फोर्स होगा वो आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो नया फोर्स होगा F इज इक्वल टू, देखो F इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दो, 1/k टाइम्स F0 हो जाएगा, मतलब डिक्रीज कर जाएगा। कितना डिक्रीज कर जाएगा, 1/k टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ सबको। तो डाइलेक्ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इसकी जरूरत पड़ेगी। तो हेडिंग लिखो बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, फटाफट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। बोला जाए तो लिख लो फटाफट। इट इज द रेशियो ऑफ, it is the ratio of permittivity of medium, it is the ratio of permittivity of medium to the permittivity of free space, to the permittivity of free space is called dielectric constant, it's called dielectric constant। फटाफट ये नोट करिए देख करके। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आपने इन दोनों लोग को देखा, किनको किनको देखा, इनको भी देखा और इनको भी देखा, न्यूटन जी को भी देखा और कूलम्ब जी को भी देखा, छोटी सी बात है ना। अब मैं बोलूं, न्यूटन जी जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स की बात कर रहे थे, इस फोर्स को कौन सा फोर्स बोलते हैं बच्चों, जल्दी बताओ। ये ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, है ना। और इनको कौन सा फोर्स बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। दो ऑब्जेक्ट, दो मास के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब मेरा एक क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बच्चा बताएगा, इन दोनों में से कौन सा फोर्स स्ट्रांग है, आप बताओ कौन स्ट्रांग दिख रहा है इसमें से, कौन दिख रहा है, आप गलत दिख रहा है आपको, कूलम्ब। नकल तो वो मार रहा है ना, स्ट्रांग वो दिख रहा है, कॉन्फिडेंस के साथ नकल मार रहा है तो स्ट्रांग वो ना है, ये तो बेचारा आपने लिखने में मगन है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्गर होता है देन ग्रेविटेशनल फोर्स। पहला तो एक नंबर में ये क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से कैसे स्ट्रांग है, एक नंबर में भी ये क्वेश्चन आता है और 3 नंबर में भी ये क्वेश्चन आता है। अगर एक नंबर में आता है तो आप क्या जवाब देंगे वो सुन लीजिए, और 3 नंबर में आता है तो खूब बड़ा सा सॉल्यूशन है, प्रूफ है, मैं भी करके दिखाऊंगा उसको भी, टेंशन ना ले, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 3 नंबर में भी प्रूफ करेंगे। तो दो जैसा क्वेश्चन वैसे आपको आंसर देना है, यानी कि 3 नंबर वाला आया है और यही वाला 1 नंबर वाला आंसर दे दे, काम चल जाएगा। तो एक ही नंबर मिलेगा, 3 नंबर नहीं मिलेगा भाई साहब। तो 1 नंबर वाला आंसर अगर आता है कि कैसे आप प्रूफ करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आप कैसे आंसर देंगे जल्दी से बताओ बच्चों। कोई बच्चे को दिमाग में आ रहा है कि कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशनल फोर्स से, इतना कुछ पढ़ लिया, कुछ ऐसे कुछ दिमाग में आ रहा है कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्गर है। तो मैं एग्जांपल बताता हूँ, आपको नहीं पता कोई बात नहीं। देखो मेरे पास ये सपोज करो एक पेन है, मैंने इसको अपने हेयर पे रब किया, अब कुछ पीस ऑफ पेपर के पास लाया और हाथ हटा लिया, तो जो फोर्स स्ट्रांग होगा वो अपने तरफ उसको खींचेगा, जाहिर सी बात है। तो कौन फोर्स खींचेगा, अगर धरती खींच रहा होगा तो वो तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, और अगर ये भाई साहब खींच लिए तो कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो कौन खींचेगा बताओ, ये पहले खींच लेगा इनको। इसका मतलब यहाँ पर 1 नंबर वाले क्वेश्चन में आप क्लियर कर दिए कि भैया एक पेन को रब किया हेयर पर और कुछ पीस ऑफ पेपर के पास लाया, पीस ऑफ पेपर अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होने के बजाय पेन की तरफ अट्रैक्ट हो गया, दैट इज व्हाई वी कैन से दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि जो स्ट्रांग होता है वो अपने तरफ खींच लेगा, जी जाहिर सी बात है।
अब दूसरा एक क्वेश्चन है, अगर 3 नंबर में आ जाए कि कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रांग है, तो वो भी हम लोग कल करेंगे, आज छोड़ देते हैं, बड़ा है टॉपिक थोड़ा सा, या बता ही देते हैं, 10 मिनट लगेगा, कोई टेंशन नहीं है, सीख ही लेते हैं। अरे सीख लेते हैं थोड़ा सा, जब आ गए तो उसको लिखो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। अब कैसे, बोलो कैसे, बोल रहे कैसे तो बोल रहे सब कैसे। चलो तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, चाहे आप 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, 2 प्रोटॉन ले लो, किसी के बीच में भी हम दिखा सकते हैं। तो मैं पहले आपको 2 प्रोटॉन के बीच में बात करता हूं, ठीक है। मैं 2 प्रोटॉन लेता हूं, एक ये प्रोटॉन, ये हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन, दूसरा ये प्रोटॉन, इनके बीच की दूरी r ले लेते हैं। दोनों प्रोटॉन ले लिया, समझ में नहीं आ रहा है क्या? आ रहा नहीं? अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, क्योंकि मास है। तो कैसा फोर्स लगेगा जल्दी बताओ? F इज इक्वल टू क्या होगा जल्दी बोलो? G, हाँ, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू आर स्क्वायर, ऐसा ही कुछ होगा क्या? इसको हम Fg बोलेंगे। Fg का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। नहीं समझ में आ रहा तो बोल दो यस नो। आ गया? अब अभी यहां पर मास ऑफ प्रोटॉन लिए थे, अब यहां पर हम ले लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहां बात करते हैं यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और यहां कौन सा फोर्स बात कर रहे थे हम लोग? ग्रेविटेशनल फोर्स। थोड़ा समझने का प्रयास करोगे समझ में आ जाएगा बेटा, बहुत आसान है। मेहनत तो थोड़ा सा करना पड़ेगा, थोड़ा सा तो ध्यान देना पड़ेगा। अब अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करेंगे तो यहां क्या लेंगे बताओ? चार्ज लेंगे। यहां मास ऑफ प्रोटॉन लिए थे, तो यहां लेंगे चार्ज ऑफ प्रोटॉन। क्या लेंगे? चार्ज ऑफ प्रोटॉन। यहां पे भी लेंगे चार्ज ऑफ प्रोटॉन। इनके बीच की दूरी क्या रखेंगे? सेम रखेंगे। ए सुनो ना, बतियाओ कम, बात करोगे जिंदगी तबाह हो जाएगी, कहानी खत्म। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा? कोई बच्चा बताओ। F, बोलो 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 बोलो। F इज इक्वल टू, बोलो, K, मतलब 1/4πε और डायरेक्ट लिखे, हाँ बोलो, QP अपॉन में R स्क्वायर। एनी डाउट? अब यहां पर हम कुछ चीजें जानते हैं। Fg की वैल्यू पहले बात करें। G की वैल्यू कितनी होती है? कैपिटल G की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है किसी को पता है? वेरी गुड, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27। और एक और मास ऑफ प्रोटॉन है तो इसका डायरेक्ट स्क्वायर करते तो कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? नहीं आया ना? आ गया। अपॉन में क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। ऐसे लिख लेते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे, 1 इधर वाले को बोलेंगे। अब इधर बात करते हैं, F इज इक्वल टू, ये K हो गया, K की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू QP, चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होते हैं। कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों चार्ज ऑफ प्रोटॉन ही है। अपॉन में क्या हो गया? R स्क्वायर। इसको हम बोल रहे हैं FE। FE का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल लेते हैं। अब दोनों को डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग अगले पेज पे कर लें, यही कर लें, यही करते हैं, अच्छा लगेगा देखने में थोड़ा सा। डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 वी गेट, मतलब ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक को रखते हैं, Fe अपॉन में Fg। Fe कितना था बच्चों जल्दी बताओ? देखो Fe कितना था जल्दी बोलो, याद हो गया? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का होल स्क्वायर, होल अपॉन में R स्क्वायर। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं? यस नो? चलो इसी प्रकार ग्रेविटेशनल फोर्स बताओ कितना होगा बच्चों?
जल्दी बोलो कितना था, देखो इधर 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू फिर क्या था, जल्दी बोलो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, 1.67 जनरली ये होता है, ठीक है, 1.67 ये होता है, इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 का होल स्क्वायर, होल अपॉन में आर स्क्वायर। कोई तकलीफ, काट सकते हो, काट मचाई, काट कट गया। एफ ई अपॉन में एफ जी इज इक्वल टू क्या होगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये चीज़ ऊपर होता, लेकिन हम कुछ तो बचा तो है नहीं, तो ये हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर, होल अपॉन में 6.67 इंटू क्या है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत तो बोलो। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, काटेंगे, पीटेंगे, तो हमारे पास क्या मिलेगा, एफ ई अपॉन में एफ जी इज वेरी गुड, 10 टू द पावर माइनस 11 एक छूटा हुआ था, ये कौन बची थी, प्रतिभा। तुम्हारा प्रतिभा का हम लोहा मानते हैं, ठीक है, बहुत तेज लड़की है भाई, एकदम एक नंबर की लड़की है। तो जब इस, हाँ आप लोग का हम सोना चांदी सब मानेंगे, कृपया घबराए ना। अच्छा, जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, ओ सुनो 1.24 इंटू 10 टू द पावर 36, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, एफ ई का मतलब होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 1.24 इंटू 10 टू द पावर 36 टाइम्स द ग्रेविटेशनल फोर्स। दिख रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, बहुत बड़ा होता है, थोड़ा बड़ा नहीं, बहुत ज्यादा बड़ा होता है। क्लियर, नोट कर लो तड़ाक से।